बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के साथ बहुत बड़ा हाथ हुआ है और अमेरिका की नेवी सील, आप जानते हैं कि नेवी सील उनके सबसे इलीट कमांडोज होते हैं। इनको ट्रेनिंग मिलती है, दुनिया की बेहतरीन आर्मी के तौर पर ये यानी जाने जाते हैं। ये असल में उनका जो हिस्सा है, ये नेवी का ऑपरेशन करते हैं, लैंड से करते हैं, सी से करते हैं। अब हुआ ये है कि इनके कमांडोज लापता हो गए। अब अमेरिका ने ये जो मामला सारी दुनिया के सामने बताया और वो उसको छुपा रहे हैं। सूरत हाल ये पैदा होती है कि ईरान से हथियार आ रहे थे, एक शिप बॉट आ रही थी जो कि असल में हथियार लेकर जा रहे थे यमन के लिए। उसमें मिसाइल थे, चीज़ें थी। अब अमेरिका को कई खबरें ये पता चली है तो उन्होंने अपने कमांडोज भेजे और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करने की कोशिश की। अब उन कमांडोज ने जो ऑपरेशन करने की कोशिश की, उस चक्कर के अंदर वो शिप को रोकना चाह रहे थे, वो नाकाम हुए। जब वो नाकाम हो गए हैं तो उनके कई कमांडोज जो हैं वो या तो मारे गए हैं या मिसिंग है या वो उनके हत्थे चढ़ गए हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि असल में वो सोमालिया के जो डाकू थे उनके हत्थे चढ़ गए हैं। आप अंदाजा कीजिए, ऑपरेशन करने जा रहे थे ईरान के खिलाफ के ईरान से मिसाइल आ रहे थे और वो यमन पहुंच रहे थे, वहां पर ऑपरेशन करने के लिए जा रहे थे। लेकिन अब सूरत हाल ये पैदा हो गई कि उस ऑपरेशन को करने के नतीजे में इनके जो अपने कमांडोज थे वो असल में हत्थे चढ़ गए। अब ये नहीं पता कि वो कमांडोज यमन के पास चले गए हैं, उन्होंने इनको कब्जे में ले लिया है, या वो ईरान के पास चले गए हैं, या वो मारे गए हैं, मिसिंग हैं, कहां पर हैं, किसी को नहीं पता। और अमेरिका इस बारे में सिर्फ इतना कह रहा है, जी हम अपने कमांडोज को ढूंढ रहे हैं। आप सोचें, जो नेवी सील के कमांडोज हैं वो अमेरिका के इलीट कमांडोज हैं। यानी आप यहां से अंदाजा कर ले कि अमेरिका की इलीट क्लास के कमांडोज हैं जिन्होंने पूरे अमेरिका को टॉप लेवल पर रखा है। उनकी ट्रेनिंग होती है, दहशतगर्दी को उन्होंने ख़त्म करना होता है, यानी हर तरह के जो कमांडोज होते हैं उनको इन्होंने भेजा। अब ये कह रहे हैं जी दो हमारे जो असल में कमांडोज है वो मिसिंग है, लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने चुप कर लिया। देखिए, असल बात ये है कि इस वक्त लड़ाई शुरू हो चुकी हुई है रेड सी के अंदर, लेकिन कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है कि मामला किस जानिब जा रहे हैं। यानी हालात इतने ज़्यादा अमेरिका के लिए ख़राब हो गए हैं कि वो एडमिट तक नहीं कर पा रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे मामलात क्या है, लोगों के साथ इश्यूज़ क्या खड़े हो गए हैं। अब वो पूरी दुनिया से छुपा रहा है। देखिए, एक तरफ तो यमन ने इन पर हमला शुरू कर दिया है और इन पर मिसाइल दाग रहे हैं। ये जो मिसाइल आ रहे हैं असल में हिजबुल्लाह की जानिब से भी आ रहे हैं, ईरान की जानिब से भी आ रहे हैं। ये सारे के सारे जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा कीजिए कि ईरान ने पिछले 5 साल में, आप दुनिया में 2 ममालिक ऐसे हैं कि आप उनकी मिसाल दे सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया और एक है ईरान। दुनिया भर की इन पर पाबंदियां थी, तो इन्होंने काम ये किया कि इन्होंने अपने जो इंजीनियर्स थे उनसे बड़े पैमाने पर डिज़ाइन बनवाए, एजुकेशन पर पैसा इन्वेस्ट किया, हथियार बनाए। अब इस सूरत हाल में आप देख लें कि इनके जो ड्रोन्स हैं, ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो दुनिया के अंदर बेहतरीन ड्रोन्स जाने जाते हैं। उसे रूस की जंग के अंदर शमूलियत इख्तियार की, रूस से इन्होंने यानी मुआहदा किया, उन्होंने इनसे ड्रोन्स लिए, उन्होंने इस जंग को जीता। और इस सारी सूरत हाल के अंदर नॉर्थ कोरिया का भी मामला यही है। तो करते करते सूरत हाल ये हो गई है कि ईरान की जो इस वक्त पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। तो यहाँ पर अब इन्होंने काम ये किया कि इस वक्त जो मिलिट्री, यानी आप ये सोच ले कि बरतानिया के मीडिया ने ये बात लिखी है कि इस खत्ते का किंग अमेरिका नहीं रहा, इस खत्ते का जो किंग है वो ईरान बन गया है और अनकरीब मिलिट्री एविएशन में उसने हर चीज़ में आगे चले जाना है। तो वो कह रहे हैं कि ईरान के पास मिसाइल हैं, टेक्नोलॉजी है, इतना कुछ आ गया है कि अमेरिका वही पुरानी रविश रखा हुआ है, मैं फलानी हुकूमतें गिरा दूंगा, मैं जी वो ड्रोन दे दूंगा फलाना। और दुनिया उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है, क्योंकि उनके जो ड्रोन्स थे, उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें थी, दुनिया उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। और अब ये लोग मैनेज करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और किसी भी तर्ज पर ये काम नहीं कर सकते। देखिए, दूसरी जानिब आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनके कमांडोज की सूरत हाल है कि अमेरिका ने यहाँ से अपनी फौजें रवाना की हैं। यानी इस वक्त अमेरिका ने 2000 के करीब अपने टॉप लेवल के कमांडोज, अपने फौजी, उन्होंने शाम इराक वाली साइड पर रवाना किए हैं, क्योंकि अब उनको अंदाज़ा हो गया कि ये जंग अब छिड़ने जा रही है बड़े पैमाने पर। एक तरफ आप ये देखिए कि अमेरिका के ऊपर हमले शुरू हो चुके हुए हैं, हर तरफ से अमेरिका पर हमले हो रहे हैं।
उनके कमांडो जद में आ रहे हैं और ये करते करते सूरत हाल अमेरिका के लिए इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है कि उसके पास कोई चीज़ है नहीं, फिजिबिलिटी नहीं है उसके पास कि वो उस जंग को किसी पैमाने पर जाकर जीत सके। आप फौजें तब रवाना करते हैं जब आपको पता ये चल जाता है कि इन मामलात को कंट्रोल से बाहर रखने वाला जो सिलसिला है वो इनके हाथ से चला गया है। अब हुआ ये है कि इस वक्त अगले कुछ अरसे के अंदर अमेरिका पर जब ये हमले ज़्यादा हो जाएंगे तो मिडिल ईस्ट का ये जो क्राइसिस है उसकी वजह से तेल की जो मार्केट है उसके ऊपर बड़ा असर पड़ने वाला है। उसका ये मतलब होता है कि पैनिक बाइंग होती है। पैनिक बाइंग खौफ ज़्यादा जो बाइंग होती है, यानी आपको ये पता होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तेल मंगवा ले, पता नहीं जंग छिड़ गई, बाद में ये आ सकता है शिप। क्योंकि अब असल में यमनियों ने तो फैसला किया, हूसियों ने, उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका के वेसल्स पर, शिप्स पर हमला करना है, हमने बरतानिया के शिप्स पर हमला करना है और इसी तरह हमने दूसरे शिप्स पर भी हमला करना है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, यानी जो जर्मनी के भी हैं। तो अमेरिका का जो शिप है या जो सप्लाई करने वाली सूरत हाल है वो सारी की सारी इस वक्त डिस्टर्ब हो जाएगी और माल जाना, ये इसके ऊपर भी बड़ा असर हो सकता है। और जब जाहिर सी बात है ये लड़ाई बढ़ेगी तो इसमें कूदेंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर ये जो खास तौर पर इनके कमांडोज हैं ये हमला कामयाब हो जाता किसी भी वजह से, तो जाहिर सी बात है ईरान के ऊपर भी हमला होता बड़े पैमाने पर। अब ये भी नहीं पता कि वो जो कमांडोज हैं वो ईरान के कब्जे में चले गए हैं, उन्होंने इसको पकड़ा है। तो ये जो ऑयल का सिलसिला सारा शुरू हुआ है इसकी कीमत बढ़ जाएगी। पैनिक बाइंग वाली इस वक्त सूरत हाल मार्केट में पैदा हो चुकी है। आप सोचें कि अब तक करीबन 5% तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अगर अमेरिका का कोई एक डिस्ट्रॉयर यहां पर तबाह हो जाता है तो ये कीमतें कम से कम एक ही रात में 15-20% या उससे भी ऊपर जा सकती हैं, क्योंकि उसके बाद फिर अमेरिका ने हमला करना है तो उन्होंने करना है तो अगली साइड से भी होना है। तो करते करते सूरत हाल ये हो गई है। असल में अमेरिका इस वक्त कोशिश पूरी ये कर रहा है कि किसी तरह यमन के पास हथियार ना हो, यानी यमन को जो ईरान इस वक्त हथियार दे रहा है या हिजबुल्लाह दे रहा है वो असल में शायद बड़े ख़ास हैं जिनको हमले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो अमेरिका को इस वक्त अंदाज़ा है कि अगर हमने इनके मिलिट्री बेसिस जो उन्होंने हमला किया तो वो नाकाम रहा, मिलिट्री बेसिस को अगर हमने तबाह कर दिया या इनके ये जो मिसाइल आ रहे हैं चीज़ों को रोक लिया तो फिर हमारे लिए फ़ायदा होगा। इस चक्कर के अंदर उनके अपने जो कमांडोज हैं वो मारे जा रहे हैं। आप सोचे कह रहे हैं कि जी उन्होंने समंदरों में छलांग लगा दी है, और भाई समंदरों में छलांग लगा दी तो इतने दिनों से छलांग ही लगाए हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि अभी तक इसको अमेरिका की जानिब से कहा गया, हाँ जी हम ये हो रहा था, वो मिसाइल जा रहे थे तो उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन किया और हम अभी इसको चेक करें। लेकिन ये अभी तक ना तो ईरान ने इस पर बात की है ना यमन ने इस पर बात की है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो उनके कब्जे में चले गए हों, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने समंदर में उनकी तलाश करें, तो हो सकता है वो कब्जे में चले गए हों। ऐसे मामला अक्सर इस तरह के होते हैं कि आप अगले बंदे की गिरफ्तारी करके आप जाहिर भी नहीं करते, वरना फिर ये होता है कि आपको अगर जाहिर कर लेते हो तो आपको बताना ये पड़ता है कि जी ठीक है हमारे पास है, और प्रेशर आता है कि जी आप रिलीज करें। आप इस तरह उनके कमांडोज लेकर चले जाते हो, फिर उनसे इंफॉर्मेशन निकालते हो कि अब ये क्या आपको प्लान दिया गया था, और सारी सूरत हाल निकाल कर, सारा जूस निकाल कर उस पर अमल करके करते करते फिर ये सूरत हाल पैदा हो जाती है कि मुकम्मल तौर पर वो सफाए हस्ती से मिटाने वाले जो प्लान बनते हैं वो फिर आप सबको बताएं। ये असल में इस वक्त अमेरिका के साथ हो रहा है। देखिए दुनिया के अंदर इस वक्त मामला काफ़ी हद तक ख़राब होते जा रहे हैं। आप गौर कीजिए कि जहाँ पर अमेरिका को कहा है कि इराक के अंदर मिलिट्री बेस छोड़ दो, मालदीव ने भी इंडियन फौजियों को कह दिया है कि आपने इमीडिएटली 15 मार्च तक हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप यहाँ से अपना फौजी अड्डा उठाएं और निकलें यहाँ से। यानी चाइना का वहाँ पर बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो करते करते आप ज़रा सूरत हाल का जायज़ा लें कि सारे ममालिक इस वक्त घबराए हुए हैं और सबको ये लग रहा है कि मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो सकते हैं। आप सोचें ज़रा कि इराक के प्राइम मिनिस्टर ने जब ये बात कही कि भाई आप यहाँ से फौजी अड्डे उठाएं और निकले यहाँ से, तो उन्होंने साथ ही कह दिया है, यानी वो आप सोचें उन्होंने साथ ही 2000 के करीब मजीद फौजी रवाना कर दिए। तो कुल मिलाकर इस वक्त इनके जो फौजी मिडिल ईस्ट में है वो 57 से 58 हज़ार के करीब हो चुके हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अमेरिका को ख़तरा भी इस बात का है कि हमारे जो फौजी हैं वो उनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि आप ये देखें कि 2000 के करीब फ़ौज आपने अगर रवाना किया है तो जाहिर सी बात है आपको अंदाज़ा है कि खित्ते के अंदर जंग छिड़ने वाली है। और ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आपके जो अच्छे कमांडोज होते हैं जब वो मारे जाते हैं तो फिर आपके लिए एक झटका होता है कि अब हमारे प्लान्स को नाकाम। जाहिर सी बात है आपका कोई कमांडोज पकड़ा जाए और कमांडो पकड़ने के बाद वो इंफॉर्मेशन उससे निकलवाए, उसके तहत ऑपरेशन करें, ये भी सबसे बड़ी सूरत हाल है। अभी तक ये बता नहीं पाए
कि जी वो वहाँ पर पकड़ा किसने है, यमन ने पकड़ा है, ईरान ने पकड़ा है, वो खुद डूब गए हैं। देखिए, अगर तो आप कोई एक याद रखिएगा, यमन को ये बात अच्छी तरह पता थी कि जब हमारे लिए मिसाइल आ रहे होंगे तो बॉर्ड्स की हिफाजत करना, सब कुछ करना, अमेरिका ने उसको तबाह करना है। तो जाहिर सी बात है उसने अपनी पूरी पोजीशन तैयार किया। ईरान को भी इस बात का अच्छी तरह पता है। तो जब उन पर हमला हुआ तो वो हमला नाकाम हुआ, तो उन्होंने उन कमांडोज को तो छोड़ना नहीं था। और गालिबन अब ये भी ख्याल हो सकता है कि उनके पास अमेरिका के कमांडोज हैं, लेकिन उन्होंने बज़ाहिर जाहिर नहीं किए हैं, और ये खबर पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है। देखिए, दूसरी जानिब अमेरिका के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया में जो तनकीद हो रही है, जो लोग सड़कों पर निकले हैं, वो एक ही बात इनको कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लोग इतने तबाहकुन हैं, इतने ज़्यादा तबाहकुन हैं कि जिसका हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यानी पूरी दुनिया का प्रेशर इन पर आ रहा है कि आप एक तरफ हथियार सप्लाई कर रहे हैं, आप एक तरफ इनको तमाम चीज़ें दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये ढंडोरा पीट रहे हैं कि नहीं जी हम चाहते हैं। यानी आप देख लें, एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि जी 100 दिन हो गए, हमने कैदी रिहा करवाने हैं, फलाना करना है, लेकिन उस बेशरम इंसान में इतनी जरूरत नहीं है कि वो सारी दुनिया के सामने इसराइल के बारे में कह दे कि उसने को 20 से 25 हज़ार के करीब जो बंदा मारा है वो मासूम सारे हैं, उनका हिसाब किताब कौन देगा। आप ये दुनिया के अंदर खबरें सुन लेंगे कि जो बाइडन ने फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन हैंग कर दिया, और वो पूरी तरह नाराज़ है। उसने कहा मैंने नेतन्याहू से बात नहीं करनी, वो ऐसे है फलासे है। लेकिन साथ साथ आप देखेंगे कि वो हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं, साथ साथ वो यमन से लड़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ वो अपने कमांडोज भी भेज रहे हैं। ईरान की जो इंटेलिजेंस मालूमात है वो रेड सी के हवाले से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अमेरिका के पास रियल टाइम इंटेलिजेंस नहीं है, ये इंटेलिजेंस ईरान के पास मौजूद है, और चाइना उनको बराह रास्त इस वक्त अकोमोडेट कर रहा है, चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए अभी तक सूरत हाल ये जारी है। देखिए, अमेरिका पर जो हमला हुआ, बज़ाहिर अमेरिका ने कहा जी हमने उसको नाकाम बनाया है। इसका मतलब है कि हमले की शुरुआत हो चुकी हुई है। अब आज आपने कोशिश की, इन्होंने कल सारी दुनिया के सामने ऐलान किया कि जी हमने हमला कर दिया यमन के ऊपर, तीसरा। उसके बाद यमनियों ने कहा जी कोई हमला नहीं हुआ, जो सारा झूठ है। यानी अमेरिका अब पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक साख बहाल करने के लिए बता रहा है कि जी मैं हर रोज हमले कर रहा हूँ, लेकिन असल में हमला हुआ था अमेरिका के ऊपर, उसके ऊपर मिसाइल दागा गया, जिस मिसाइल को अमेरिका की नेवी ने इस वक्त रोका। दूसरी जानिब आप ये देखें कि इसराइल उस मामले पर बढ़ता जा रहा है कि उसने मिस्र को भी कह दिया है कि अब तुम तैयारी करो, मैंने जो तुम्हारे वाला इलाका है इस पर मिलिट्री ऑपरेशन करना है ताकि मैं ये इलाका इनको ना दे सकूं। यानी अब आप सोचें उसकी नज़रें कहाँ पर हैं कि जी मैंने अब अगला मुल्क जो है वो कब्जे में लेना है, मैंने फलाना करना है, मैंने ढिमकाना करना है। तो करते करते उनकी सूरत हाल फिर वही हो गई है कि मामलात उनके कंट्रोल से बाहर जा रही। लेकिन आने वाले वक्त में सूरत हाल बड़ी क्लियर होती जा रही है, यानी इतनी ज़्यादा क्लियर हो गई है कि इसराइल में इस वक्त दौड़ लगी हुई है। और वो दौड़ कौन सी लगी हुई है? वो इस तरह की दौड़ लगी हुई है कि जी हमें पूरी तरह ये ऑपरेशन करना है, और उसमें यानी एक ऐसी सूरत हाल है कि अब नेतन्याहू के खिलाफ अंदर के लोग लगे हुए हैं कि नेतन्याहू को फारिग कर दें, हम कुर्सी पर आ जाए, मैं फलाना प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं ये करूं, मैं पॉलिसी चेंज करूं। ये भी वहां पर एक सूरत हाल और गेम इस वक्त शुरू हो गई है। लेकिन आपने एक चीज़ बड़ी अजीबोगरीब देखी होगी कि अमेरिका की जितनी ताकत थी वो आज हमें क्लियरली पता, वैसे तो ये दुनिया को पता था, लेकिन इस दफ़ा ज़रा खुल के पता ये चला है कि अमेरिका की जितनी सारी ताकत है वो किसके कब्जे में है? वो जाहिर सी बात है इस वक्त इसराइल के कब्जे में है। इस वक्त इसराइल ने पूरी तरह अपने पंजे गाड़े हुए हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमने अमेरिका को जरा सा टस से मस नहीं होने देना। अब नेतन्याहू के लिए एक मसला बना हुआ है कि इसराइल का जो मेंटल हेल्थ का बजट है वो असल में इसको कट करने जा रहे हैं, यानी हेल्थ बजट जो है। ऊपर से आप ये देखें कि मिसाइल आ रहे हैं, रॉकेट आ रहे हैं, तो वहाँ पर लोग बीमार हो रहे हैं, जहनी तौर पर मरीज बन रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है कि मैंने अब काम ये करना है कि हेल्थ का जो बजट है वो कट करके मिलिट्री को देना है। यानी लोग पागल हो रहे हैं, हो जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैंने मिलिट्री के ऊपर लगाना है। आप सोचें ज़रा कि जब आपको आउटकम का पता ना हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, आपके पास पोजीशन क्या है। जैसे अमेरिका ने पूछा इसराइल से कि इस जंग के बाद दुनिया को बताने के लिए, वैसे उसको पता था कि ये बताओ कि इसके बाद क्या पोजीशन है, तो वो कहता है जब मैं ये जंग जीत लूंगा तब मैं आपको बताऊंगा।
यानी अमेरिका उसे पूछा कि तुम्हारे पास पोस्ट वॉर प्लान क्या है, वो कहता जी हमें कोई पता नहीं। असल में उनको पता है सारा कि हमने सारा इलाका खाना, और ये अमेरिका को भी पता, लेकिन चूंकि अमेरिका से साफी वो पूरी दुनिया पूछ रही है कि आप चूंकि सप्लाई कर रहे हैं उनसे पूछे ना, तो वो कहता है वो जी हमें बताते नहीं है। तो आप जरा अंदाजा कर ले कि ये सूरत हाल इनकी पैदा हो गई है। जब ये मामला हो जाता है तो फिर मामला बड़े सीधे हो जाते हैं कि ग्रैंड प्लान है, और ग्रैंड प्लान में पूरी दुनिया की एक जंग है, तबाही है, जो इन्होंने असल में छेड़ दी हुई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।